वीरपुर नाम के गांव में चिराग नाम का एक नौजवान था। वह पैदाइशी अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। मतलब वो बहुत ही बड़े रईस की घर में पैदा हुआ था। उसके पिता उसे एक छोटी सी चींटी भी न काटना चाहिए ऐसे बहुत नाजों से, बहुत प्यार से पाला था। चिराग को आंसू क्यों आते हैं इतना भी नहीं पता था। इतना भोला भाला था वो। एक दिन एक सांप चिराग के पास आ रहा था। चिराग उसे टच करने जा रहा था। बस वो सांप इसे काटने ही वाला था। तभी नौकर आके उस सांप को पकड़ के दूर फेंक देता है। यह समाचार चिराग के पिताजी को पता चलता है। मेरे बेटे को दर्द क्या है ये भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे मैंने पाला है। उसे तकलीफ की भनक तक नहीं लगी है। ऐसे उसने बड़ा हुआ है। मेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? यह सोचते चिंता करते हुए अपने मन में उदास हो रहे थे। इस विषय को एक बार अपने मित्र के पास बोलने से उसके मित्र कहते हैं, ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। कहते हुए एक सलाह देता है। पहले मेरे बेटे को जो दुनियादारी सिखाएगा उसको मेरे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा। ऐसा डंका बजाओ, कहता है। उसी प्रकार ऐलान करा देते हैं। इसे रमेश नाम का एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति सुन लेता है। करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, पैसा है तो कुछ भी करना है, कहते हुए पेड़ की छांव में फिर से सो जाता है। बाकी युवा इस धनवान के घर के सामने लाइन लगे खड़े हैं। उन सबको देखते हुए दोस्त कहता है, इन सबको बेच दो, कहते हैं। तो चिराग के पिता कहते हैं, ऐलान क्यों करवाया और जो लोग आए हैं उनको वापस क्यों भेज रहे हो? कहते हुए प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्त कहता है, यह सब तुम्हारे जायदाद के लिए आए हैं, बस तुम मेरे साथ चलो। कहते हुए पेड़ के नीचे सोया हुआ रमेश को दिखाते हुए, यही तुम्हारे बेटे को दुनियादारी सिखाने के लिए लायक इंसान है, कहते हुए चिराग को बुला के, अब के बाद 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति को यहाँ से उठा के घर ले आना है, ऐसे कह के वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ही चिराग उस व्यक्ति की आदत को बदलने की प्रयास कर करके थक जाता है और वो व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता। दिया हुआ 1 महीने का समय खत्म हो जाता है। उसके पिता उसको घर आने के लिए कहते हैं। तो चिराग, नहीं पापा, अगर मैं घर आऊंगा तो इस इंसान में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मैं घर में बिस्तर पे सो रहा हूँ और ये इंसान पेड़ के नीचे सो रहा है, बस फर्क इतना ही है। मैं वहाँ बख्श बोझ खाते हुए ऐशारामी की जिंदगी बिता रहा हूँ। इससे भी कोई लक्ष्य नहीं है, मुझ में भी कोई लक्ष्य नहीं है, कहता है। उसके पिता को आश्चर्य होता है। अपने बेटे को दुनियादारी समझ में आ गई यह सोचते हुए खुश होता है। तब उनके दोस्त कहते हैं, देखा, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। जीवन का सार कोई बेकार का उपदेश या डांट से सीखता नहीं है। जिंदगी के सीख तो अनुभव से ही मिलता है, बस हमें इंतजार करना चाहिए। हम स्कूल में, घर में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ सीखना बहुत कुछ चाहिए, मगर सब कुछ नहीं सीखना चाहिए। मगर जो सीखा उसको भूलना भी नहीं चाहिए। अनुभव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। सब कुछ अनुभव के साथ सीखेंगे, है ना? सोलापुर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने आप को हर किसी के साथ कंपेयर करता था और खुद को दूसरों के हिसाब से बहुत कम समझता था। वह जब होटल जाकर डोसा खा रहा था तब बगल में बैठे हुए आदमी से पूछता है, इडली कैसा है भाई? उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा है। यह सुनकर अपना मंगवाया हुआ डोसा छोड़ के इडली मंगवाता है और उसको खाने लगता है। इडली से बढ़कर डोसा, डोसे से बढ़कर पूरी, इस तरह दिन ब दिन उसके कंपैरिजन लेवल्स बढ़ते ही जा रहे थे। जब क्रिकेट मैच देखता था तब मैच देखने से ज्यादा प्लेयर्स पर कमेंट करता था। इस ओवर में अगर 20 रन मारे होते
तो यह मैच हम जरूर जीत जाते। वो कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अपना पुराना वाला टीम इस टीम से बहुत बेहतर था। इसी तरीके से उसके कंपैरिजन लेवल्स हर चीज में बढ़ते ही जा रहे थे। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे मदद मांगने आते थे, तब माधव उनसे कहता, इस देश में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा पॉलिटिशियंस कोई काम ही नहीं करते। इन्हीं की वजह से हमारा जीवन में इतना असुविधाएं हैं। देखो, तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो और इसी पैसे के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह हर अवसर पर सिर्फ नेगेटिव बातें ही करता रहता था। इसी तरह हर किसी में नेगेटिविटी फैलाता रहता था। इसी तरह अपने आप को कम समझना, हर चीज पे कंपैरिजन करना और गलतियां ढूंढने की वजह से हर किसी को सबके बारे में नेगेटिव इम्प्रेशन हो रहा था। माधव का बेटा राघव 8 साल का था और बहुत होशियार था। उसका सोच अपने पिता से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसके पिता से इस नेगेटिव सोच को निकालने के लिए उसने एक उपाय बनाया। राघव अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, आज का खाना बिना नमक के बनाइए। उसने अपने घर का इलेक्ट्रिक फ्यूज भी निकाल दिया और अपने पिताजी के कपड़े पर गंदा बदबू लगाया। जब माधव नहाकर तैयार हो रहा था, तब अपने कपड़े पर लगा हुआ बदबू को सूंघकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी से कहता है, गिरजा, गिरजा, क्या तुम इस कपड़े को सही से धोया नहीं है? देखो, इससे अभी भी इतना बदबू आ रहा है। पिता को चिल्लाते हुए सुनकर राघव एक छोटा सा परफ्यूम लेकर आता है और कपड़े पर डाल देता है और माधव को सूंघने बोलता है। सूंघकर माधव कहता है, वाह, बहुत बढ़िया है, और कपड़ों को पहन लेता है। जब खाना खाने के लिए बैठता है, तब खाने को चख कर कहता है, ए गिरजा, देखो, इस खाने में थोड़ा भी स्वाद ही नहीं है। आजकल हर जगह मिलावट बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा कहने लगा। ये सुनकर राघव थोड़ा सा नमक लेकर आता है और खाने में डालता है और माधव को चखने बोलता है। खाने को चखते हुए माधव कहता है, थोड़ा सा नमक से तुमने खाने का स्वाद ही बदल दिया। ऑफिस जाने तैयार होने के लिए लाइट का स्विच डालता है, लेकिन बिजली नहीं रहता है। ये देखकर माधव क्रोधित होता है और कहता है, देखो, बिजली का हमेशा यही हाल रहता है, जब चाहिए तब नहीं रहता है। यह सुनकर राघव फ्यूज डालता है और तुरंत बिजली लौट आती है। वाह, अब देखो, पूरा घर चमक रहा है। ऐसे कहता है। तब राघव अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आपके कपड़े पर बदबू मैंने ही लगाया था, लेकिन एक छोटा सा परफ्यूम ने सारे बदबू को निकाल दिया। आपको खाने को बिना स्वाद का मैंने ही बनवाया था, लेकिन थोड़ा सा नमक से खाने में इतना स्वाद आया। और फ्यूज भी मैंने ही निकाला था, लेकिन एक छोटा सा बल्ब ने पूरा घर को चमकाया। जब इतना छोटा चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हम जैसे इंसान जो इतना बुद्धिशाली और शक्तिशाली है, हम अपने आप को ब्लेम करते हुए, कंपेयर करते हुए और कंप्लेंट्स करते हुए क्यों अपने आप को इतना कम समझना चाहिए? ऐसे कहा। माधव का बेटा छोटा होने के बावजूद अपने पिताजी में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उस दिन से माधव पूरा बदल गया। हमें इससे यह सीख मिलता है कि हम में कंपैरिजन, ब्लेमिंग, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और हमें अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही हमारी जीवन को सुंदर बना सकता है। माधापुर नाम के गांव में शंकर नाम का एक कुंवारा रहता था। वो रोज मटके बनाता था और बाजार में बेच के अपना गुजारा करता था। बाजार से बचे हुए मटके लेके घर वापस लौटते समय वो रास्ते में मटके ले लो, मटके, ताज़ा मटके, देसी मिट्टी के मटके ले लो, ऐसे पुकारते हुए मटके बेचता था। ग्राहक भी शंकर के मटके लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे।
शंकर को बीवी बच्ची नहीं थे, इसी वजह से वो अपने कमाई में खर्चा पानी और घर के सभी खर्चे निभाता था। मटके बनाने में निवेश के पैसों से वो आधा हिस्सा जमा करता था। उसके हर दिन के खर्चे के अलावा शंकर 100 रुपये बचा लेता था। इस पैसे से शंकर शाम के वक्त कुछ गरीब लोगों के लिए खाना खिलाना और उन्हें कपड़ा दिलाना, ये सब करते हुए खुश रहता था। शंकर से मदद लेने वाला हर इंसान शंकर को उसके भलाई के लिए दिल से दुआ देता था। ऐसे ही बरसों बीत गए और शंकर एक बूढ़ा आदमी बन गया। बूढ़ापन के कारण उसे ठीक से नहीं दिखता था और चलना फिरना नहीं होता था, इसलिए एक ही जगह बैठा रहता था। शंकर का हाल चाल पूछने आने वाले लोग बहुत थे। उनमें से एक ने पूछा, जो कुछ भी तूने कमाया सब कुछ उन गरीबों में बांट दिया, अब देखो तेरा देखभाल के लिए कोई तेरे साथ नहीं है। ऐसा उसका अपहास किया। और दूसरों ने कहा, अरे भाई, अगर शादीशुदा होते आज तुम्हारे पत्नी और बच्चे तेरे देखभाल करते थे। ऐसे बोल के हर कोई बीती हुई बात को छेड़ते थे, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता था। ऐसे में एक दिन शंकर के घर के सामने एक कार आके खड़ा हो गया। कार से सूट पहना हुआ एक अमीर आदमी उतरा। शंकर अपने सीमित दृष्टि से उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो बेटा, और उस गरीब को ढूंढते कैसे आ गए? ये सुन के वो आदमी, अरे शंकर मामा, मैं वो झोपड़ी का चंदू हूँ, पहचाना मुझे? ये सुन के शंकर ने कहा, अच्छा झोपड़ी वाला चंदू, याद आया। कैसे हो बेटे, क्या अभी भी तुम उसी झोपड़ी में रहते हो? ये सुन के चंदू हंसते हुए बोला, मामा, जब मैं भूखा था आपने मुझे रोटी खिलाया है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिलाया है, और मेरी पढ़ाई के लिए अपने कमाई से पैसे बचा के पढ़ने के लिए मुझे शहर भेज दिए। आज मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। जैसे आप मुझे सहायता करते थे, वैसे मैं भी मेरे जैसे वालों को सहायता कर रहा हूँ। पहले जो हाथ मदद मांगता था, आज वो वही हाथ किसी और की मदद कर रहा है। इसे मिलने वाला खुशी का कोई मोल नहीं है मामा। ये सुन के इरफान के चेहरे में खुशी, गर्व और संतुष्टि नजर आया। तभी चंदू शंकर से कहा, मामा, आपको मेरे साथ चलना होगा, मुझे आपकी देखभाल के लिए एक मौका दीजिए। यह सुनकर शंकर ने कहा, यह हाथ सिर्फ देना सीखा है, हाथ फैलाना नहीं। मैं नहीं आऊंगा बेटा। ऐसा कहकर शंकर चंदू के प्रस्ताव को ठुकराया। शंकर मामा का निर्णय का मान रखते हुए चंदू उनके देखभाल के सारे बंदोबस्त उनकी जानकारी के बगैर करने लगा। अक्सर हमने अपने माँ बाप से सुना है कि हमारे नाना नानी के अच्छे कर्मों के फल से ही आज हम खुशी से जी रहे हैं। धन और धर्म के से मिलने वाला खुशी हमें किसी और में नहीं मिलता। शंकर ने बहुत लोगों का सहायता किया है, लेकिन आखिर में उन लोगों ने शंकर का मजाक उड़ाया। लेकिन झोपड़ी चंदू नहीं, डॉक्टर चंदू शंकर के एहसान नहीं भूला और उनका आदर करने नहीं भूला।